तो एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ साहब, नाम तो होगा। बदनामी, विरोध और विवाद ये वो फैक्टर हैं जो किसी भी फिल्म को हिट करा सकते हैं, और ऐसी ही फिल्म बन गई है द केरल स्टोरी। कहने का अर्थ ये कि एक बार फिर सिद्ध होता है कि कंट्रोवर्सी हिट है। एक फिल्म आई है केरल स्टोरी, और कई बार आपको मैसेज आता है कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, कई बार कुछ लोगों का मैसेज होगा कि आपको ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए। आपकी इच्छा है कि आप देखें ना देखें, लेकिन इस पर जो पॉलिटिक्स है इसको आज हम अच्छे से डिकोड करेंगे। एक खबर है केरल स्टोरी से जुड़ी जो राजनीति को गरमा रही है। साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल के हालात केरल जैसे बताए हैं और दावा किया है। साध्वी ने क्या कहा और उस पर क्या उत्तर मिला है, इससे जुड़ी रिपोर्ट देखें। बात फिल्म की है लेकिन फिल्मी नहीं है। अक्सर फिल्म की शुरुआत में लिखा होता है कि फिल्म काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। लेकिन बीते कुछ सालों में फिल्मों का रियलिटी से संबंध हो या ना हो, पर सियासत से संबंध जरूर दिखता है। हालिया रिलीज फिल्म द केरल स्टोरी को ही लें। आज एमपी में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने द केरल स्टोरी के बहाने मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मसलों को हवा दे दी। सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये भोपाल में भी बहुतायत में हो रहा है। हमारे पास इस प्रकार की घटनाएं, लव जिहाद में लड़कियों को फंसाया जा रहा है और लव जिहाद के बहाने उनके साथ कुकर्म होते हैं। अब जब बात फिल्मों की हुई तो सत्य घटनाओं से प्रेरित फिल्मों में साध्वी प्रज्ञा पर फिल्म बनेगी क्या, ये सवाल पत्रकारों ने पूछ लिया। इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प रहा। बहुत डायरेक्टर मेरे पास, प्रोड्यूसर मेरे पास आते हैं, कहानीकार मेरे पास आते हैं कि बनना ही चाहिए, समय बताएगा क्या करना चाहिए, पर राष्ट्र को जगाने के लिए जो भी अनिवार्य होगा वो मैं करूँगी। साध्वी पर फिल्म का मुद्दा हो तो कांग्रेस भला कैसे खामोश रहती। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला विधायक आरिफ मसूद ने। एक पिक्चर उन पे भी बनवा दीजिए, मेरी राय है आपके जरिए। उनके चरित्र और उनका इतिहास जो पुराना रहा है राजनीतिक, उस पर भी एक पिक्चर बन जाए तो अच्छा हो। इधर फिल्म द केरला स्टोरी पर छत्तीसगढ़ में भी जुबानी जंग जारी है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी ये मांग करती हूँ कि वो इस फिल्म को टैक्स फ्री करें और सभी लोगों को छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को देखना चाहिए। और यदि सरोज पांडे पिक्चर दिखाना है तो रमन सिंह और उसके परिवार वालों को दिखा दो। कह सकते हैं कि फिल्म केरल स्टोरी ने सियासी गलियारे में नेताओं को जुबानी जंग का एक नया मौका दे दिया है। तो एक और फिल्म है जो इस वक्त थिएटर में लगी है, और कमाल की बात ये, जैसा हमने शुरुआत पे आपको बताया था कि इस फिल्म का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा, विवाद के बाद लोग जा रहे हैं। तो एक तरफ फिल्म जिसको लेकर पूरे देश में बहस और कोहराम की स्थिति है, फिल्म को कहीं टैक्स फ्री किया जा रहा है तो कहीं उस पर बैन लग चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर देश के डीएनए में ऐसे क्या बदलाव हो रहे हैं। चलिए आज जरा इस पॉलिटिक्स को भी डिकोड कर लें। राजनीति हमेशा से देश में बदलाव का कारण बनी है, ये सत्य है। किसी भी देश में अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग विचारों वाली पार्टियां काम करती हैं जिनमें टकराव होता रहता है। मौजूदा दौर में विचारधाराओं का ये टकराव काफ़ी ऊंचा है, बहुत ज़्यादा है। एक विचारधारा है दक्षिणपंथी, जिसे अंग्रेजी में राइट विंग कहते हैं। इसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी करती है। इस विचारधारा के मूल में राष्ट्रवाद होने का दावा है, और इस विचारधारा के लोग द कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी, ऐसी तमाम फिल्मों का खुलकर समर्थन करते हैं। जबकि पद्मावत, ओ माय गॉड, पीके जैसी फिल्में जिसमें तथाकथित तौर के ऊपर ईश निंदा का जिक्र है, फिल्मों का विरोध भी करते हैं। एक दूसरा और तीसरा वर्ग भी है, इसे आप सेंटर टू राइट और सेंटर टू लेफ्ट कहते हैं। सेंटर टू राइट विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस है, सबसे पुराना दल, और सेंटर टू लेफ्ट विचारधारा वाली पार्टी टीएमसी है, जिसने आज फिल्म पर बैन लगा दिया। इस विचारधारा के लोग द कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी जैसी फिल्मों का विरोध करते हैं, जो दिख रहा है। अब विरोध की मूल वजह क्या है, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल पूरा खेल अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों को अपने पाले में रखने का है, उससे जुड़ी सियासत का है। एक वर्ग पीके का समर्थन करता है, फिल्म है, लेकिन केरल स्टोरी का नहीं करता। अभिव्यक्ति की आज़ादी का राग तब हवा हो जाता है। बात केवल अपने विंग की सियासत को आगे बढ़ाने की दिखती है। सो अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से जिसने जिसको साधा है, उसी मुताबिक फिल्मों का या क्रिएटिव्स का समर्थन या विरोध किया जा रहा है। अब फिर वही कहेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और देखें, समझें। फिल्म अच्छी है बुरी है, इसके बारे में समीक्षा करने का एक बड़ा पुराना प्रावधान है। अब आप उसको चुनते हैं या विरोध की कंट्रोवर्सी के आधार पर जाते हैं, ये आपका निर्णय।
चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी ने दीपक जोशी के जरिए भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में एक बड़ा झटका दिया। इसके बाद कई और नेता बागी तेवर दिखा चुके हैं, लिहाजा राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अब डैमेज कंट्रोल के लिए खुद आगे आना पड़ा। मध्य प्रदेश में दीपक जोशी के झटके के बाद सत्यनारायण सत्तन, भंवर सिंह शेखावत और अनूप मिश्रा की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। हालात हाथ से निकले उसके पहले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा नाराज नेताओं के अलावा स्थानीय पदाधिकारियों का फीडबैक भी ले रही है ताकि वक्त रहते पार्टी की गुटबाजी को थाम सकें। भारतीय जनता पार्टी के समग्र आगामी कार्यक्रम, राजनीतिक दृष्टि से वहाँ का परिदृश्य, आने वाले चुनाव की दृष्टि से करने के काम, सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी कार्य वहाँ किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा और जो करना है काम आगे उसकी योजना, ये सब ऐसी बैठकों में बनती है और सूक्ष्म रूप से प्रत्येक बिंदु के ऊपर ऐसी बैठकों में गहन चिंतन मनन होता है और आगामी कार्य योजना तैयार होने का काम होता है। इधर कांग्रेस लगातार संगठन की मजबूती पर फोकस कर रही है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। यदि कोई व्यक्ति पार्टी छोड़कर जाता है तो उसकी वापसी पर शीर्ष नेतृत्व विचार कर सकता है, मगर जो बिका हुआ है उसके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद होंगे, ये एक कार्यकर्ता की आवाज है। इन दावों में सच्चाई है तो आखिर वो कौन से नेता हैं जो बीजेपी से फिर वापस कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं? सवाल ये है, क्या बीजेपी खामोश रहेगी या वो भी भीतर खाने कोई बड़ी प्लानिंग में जुटी? तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का दावा है कि बीजेपी के कई और नेता हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, खासतौर से वो जिन्होंने पहले पाला बदला। बीजेपी भी दीपक जोशी कांड से अब सबक ले चुकी है। इसके पीछे की वजहों को जरा आज हम डिकोड कर लें। राजनीति में कहा जाता है कि हर पॉलिटिकल मूव के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं जो वक्त आने पर परिलक्षित होते ही दिखते ही। मध्य प्रदेश बीजेपी में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त सिंधिया के आ जाने के बाद बनी। सिंधिया और उनके तमाम समर्थकों के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली, लेकिन अब चुनाव फिर आ चुके हैं और सिंधिया समर्थकों और पार्टी के मूल कैडर के बीच में एक संघर्ष चल रहा है और इसमें तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल सिद्ध हो रहा है। सिंधिया समर्थकों और पार्टी के पहले के उन्हीं के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में शीत युद्ध की स्थिति है। पार्टी बड़ी अनुशासित है, सत्ता में, इसलिए ऊपर बहुत कुछ नहीं दिखता। इस बीच पार्टी के पुराने और समर्पित नेता पार्टी में अब असहजता को खुलकर व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये मौका है और इसकी परिणति ये कि कुछ लोग हिम्मत करके पार्टी छोड़ दे रहे हैं या पानी सिर से ऊपर बताकर छोड़ रहे हैं। बीजेपी और उसके सामने गुटबाजी को, असंतोष को और खास तौर पर अपने पुराने नेताओं को थाम कर बांध कर पार्टी के साथ रखना, ये एक बड़ी चुनौती। चलिए अब देखते हैं कि इस चुनौती में कामयाब वो कितना हो पाते हैं। अगली खबर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर आज राजधानी में ही प्रदर्शन किया है। देखिए जरा। नारेबाजी, रोजगार दफ्तर के घेराव की कोशिश और पुलिस के साथ झूमा झटकी। प्रदर्शन की ये तस्वीरें रायपुर की हैं और प्रदर्शन करने वाले हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। भाजयुमो का प्रदर्शन बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर किया गया। सबको भत्ता, पूरा भत्ता, इस नारे के साथ रोजगार दफ्तर के घेराव के पहले राजधानी की चारों विधानसभा क्षेत्रों से भाजयुमो कार्यकर्ता अंबेडकर चौक पर जमा हुए, जहां बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में एक सभा हुई। इसमें भूपेश सरकार पर बीजेपी नेता जमकर बरसे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इन्होंने 4.5 साल पहले बोला था बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, उसको 4.5 साल तक जिसको नहीं पूरा किया गया। उसके बाद हमने पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिला केंद्रों पे धरना प्रदर्शन और कार्यालय पे तालाबंदी का कार्यक्रम चला रखा है। दूसरी तरफ भाजयुमो के प्रदर्शन पर सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी के समय 15 साल जो नियम थे उसको निकाल के देख ले तो ये इनके पास कोई काम ही नहीं ना। इन पर गौ माता के नाम से वोट मांगते रहे, गौ माता की सेवा नहीं किए,
छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार में रहे, राम वनगमन पर्यटन पर पत्नी बनाए। कह सकते हैं बेरोजगारी भत्ते को बीजेपी सियासी शस्त्र बनाना चाहती है और इधर सत्ता पक्ष इसका मुंहतोड़ जवाब देने में पीछे नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का युवा विंग एक बार फिर सड़क पर उतरा, वो भी बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर। तो आज कांग्रेस के पॉलिटिकल मोटिव को जरा डिकोड करते हैं। चुनावी वर्ष में बेरोजगारी भत्ते का ऐलान कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक तरह से ट्रम्प कार्ड चला ताकि विपक्ष को कोई अवसर ना दिया जाए। एक तरह से वो बेरोजगार युवाओं के बीच में गुडविल फैक्टर के साथ चुनाव में जाने वाले हैं। बेरोजगारी भत्ते का लाभार्थी वो युवा है, वो वर्ग है जो पहली या दूसरी बार वोट करेगा। और ऐसे में बीजेपी का सीधा मिशन इम्पॉसिबल ये है कि वो ये चाहते हैं कि सीएम भूपेश बघेल की बेरोजगारी भत्ता योजना की नेगेटिव पब्लिसिटी करें, मतलब उसका असर खत्म कर दें। इसीलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार बेरोजगारों और बेरोजगारी भत्ते के नाम क्रमवार जिलेवार आंदोलन चला रही है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन इम्पॉसिबल कैसे वो पूरा करते हैं और कितने कामयाब उसमें हो पाते हैं। फिर से छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स से जुड़े एक और अहम विषय को आप तक पहुंचाएं। आज कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने खुलकर अपनी बात रखी, जैसा कि वो अक्सर करते हैं। बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, दावा किया कि कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली भ्रष्टाचारियों पर गदा मारने वाले हैं। देखें जरा। ट्विटर नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर लगातार होने लगा है। राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेता ट्विटर के माध्यम से अपनी बात रखने में पीछे नहीं है। सीएम भूपेश बघेल भी ट्विटर का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट है। ट्वीट में सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया कि कर्नाटक से भी भ्रष्ट भाजपा जा रही है। इसके अलावा सोमवार को बजरंगबली की गदा बीजेपी पर हमला करने का शस्त्र बना नजर आया। बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस की बन रही है और बजरंगबली है, ये भ्रष्टाचारियों के सर पे गदा जरूर मारेंगे। कुल मिलाकर चुनाव कर्नाटक में जारी है, लेकिन देश प्रदेश की सियासत में उससे जुड़े मुद्दे गूंज रहे हैं। सारी राजनीति इन दिनों बजरंगबली पर फोकस दिखती है। तो ये वैसे अब नया नहीं रह गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में सोमवार का दिन भी राम और राम राज्य के नाम रहा और इस बीच जो कुछ बयान आए वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। पर अब राम राज्य वाली पॉलिटिक्स में क्या हुआ, इसका अपडेट भी आपको दे दें। बीजेपी कांग्रेस के राम राज्य के दावे पर सवाल खड़े कर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर राम नाम की राजनीतिक रोटियां सेकने के अपने आरोप को दोहरा रही है। हिंदुत्व और हिंदू धर्म के प्रतीक मानो देश की सियासत की धुरी बन गए। कर्नाटक के चुनाव प्रचार में बजरंगबली के नाम पर अभूतपूर्व बयानबाजी देखने को मिली। वहीं छत्तीसगढ़ में राम नाम पर राजनीति नहीं थम पा रही। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहते हैं। ऐसे में राम राज्य शब्द को लेकर तकरीबन हर दिन नेताओं के तीखे बयान सुनने को मिल रहे हैं। आज भी ये श्रृंखला रुकी नहीं। जिस पार्टी ने कभी राम को काल्पनिक कहा, कभी बजरंगबली को ताले में बंद करने की बात करते हैं, वो वास्तव में राम राज्य जानेंगे कैसे? ये थे बीजेपी के मुखिया अरुण साहब। अब जब बात राम राज्य की चले तो कांग्रेस भला कैसे खामोश रहेगी? राम के नाम का कॉपीराइट सिर्फ बीजेपी के पास थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी राम नाम जपना, पराया माल अपना, भगवान राम के नाम से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, मगर भगवान राम के नाम से कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान पर झांके। कुल मिलाकर राम नाम की सियासी पिच जमाई जा चुकी है। बीजेपी को कांग्रेस चुनौती दे रही है। अब राम नाम के सहारे किसकी चुनावी वैतरणी पार होती है, ये जनता तय करने वाली है। तो वैसे तो राम, राम राज्य, हिंदू राष्ट्र, इन सब को लेकर के एक एक शब्द पर कई कई दफा कई कई बयान आ गए, लेकिन एक नए शब्द का इसमें जुड़ा हुआ वो है बजरंगबली जी की गदा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरंगबली के गदा का जिक्र किया और इसी बहाने सीएम भूपेश बघेल ने इस शब्द को क्यों प्रयोग किया, इसके पीछे कितना बड़ा असर जा सकता है, इसको डिकोड करते हैं। पहली बात समझनी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की पिच, उन्हीं के अंदाज में जवाब देने में अच्छी तरह से माहिर है। सीएम भूपेश बीजेपी नेताओं की तरह हिंदू धर्म के प्रतीक, उस पर राजनीतिक प्रयोग, उसमें महारथी बन चुके हैं। सीएम भूपेश का कद राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं में काफ़ी बढ़ चुका है।
बजरंगबली की गदा की बात और बीजेपी को भ्रष्ट बताकर राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां उनको दिलवाता है। सीएम भूपेश बघेल एक ऐसे नेता हैं जो राम, हिंदुत्व, गाय इन सब की राजनीति से परहेज नहीं करते जैसा पहले कांग्रेस किया करती थी, बल्कि खुलकर इसमें अपनी बात रखते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश ने एक तरह से बीजेपी के मुद्दों को हाईजैक कर लिया है और यही भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सबसे बड़ी असहजता दिक्कत है। बीजेपी राम राज्य का मुद्दा उठा रही है जो पहले कांग्रेस ने और मुख्यमंत्री ने उठाया था। मुख्यमंत्री भी खुलकर राम और राम राज्य के मसले पर मुखर होकर बीजेपी का जवाब देते नजर आ रहे। चलिए, आने वाले वक्त में इस पूरे मसले पर, राम राज्य पर आज हमने डिबेट भी की थी, बहस भी की थी। दोनों पक्षों को आपने सुना होगा। दोनों पक्ष दरअसल एक दूसरे के अच्छे कामों को काटने या हम कहें उसकी ख्याति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, काउंटर अटैक कर रहे हैं। किसका काउंटर अटैक बेटर है, ये आप लोग जनता तय करने वाले। आज कर्नाटक में जहां प्रचार से बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता पूरे देश में गए, वहां प्रचार का शोर थम गया। एक रिपोर्ट इस पर देखिए। सोमवार को आखिरकार कर्नाटक का चुनाव प्रचार थम गया। अब रैलियां नहीं होंगी, जनसभाएं नहीं होंगी, नेता कार्यकर्ता सीधे जनता से डोर टू डोर कांटेक्ट कर पाएंगे। 10 तारीख को मतदान है, वहां जनता को तय करना है कि उसका कीमती वोट आखिर किसे दिया जाए। प्रचार के अंतिम दौर में प्रियंका गांधी पूरे फॉर्म में नजर आई। उन्होंने बेंगलुरु में रोड शो किया, साथ ही कांग्रेस की जीत का दावा दोहराया। We are very confident and we are very hopeful. Unfortunately, I am not a predictor of numbers. I can only say that the response that we have got from the public, and as you heard in this very meeting, they want an end to corruption. बीजेपी में पीछे नहीं रही। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने शिवमोगा में शक्ति प्रदर्शन किया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में रुझान होने की बात कही। हासन हो या बेंगलुरु हो, सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान, उत्साह और समर्थन गत चुनाव की सापेक्ष में बहुत बढ़ा है। एक बहुत बड़ा उत्साह डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वहां दिखाई पड़ता है। इन दावों के बीच बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस के ट्वीट का हवाला देकर उसकी मान्यता रद्द करने की मांग की। दरअसल सोनिया गांधी के हवाले से कांग्रेस ने कर्नाटक की संप्रभुता की बात उठाई है। देश के संविधान का अपमान किया है, संविधान की आत्मा का अपमान किया है, लोकतंत्र का अपमान किया है। उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए और इन पर कठोर सजा, चुनाव आयोग जो है वो इनकी रजिस्ट्रेशन जो है उसको रिवोक करें। बहरहाल कर्नाटक में चुनाव प्रचार में कांग्रेस बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। फैसला अब जनता को करना है। तो अब दरअसल जनता ही डिकोड करेगी कि उनको किसकी बात ज्यादा अपीलिंग लगी, लेकिन फिलहाल 13 का इंतजार देश को है क्योंकि उसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी पड़ना है। अगली खबर है एक बड़ी अनोखी शादी को लेकर। कई तस्वीरें सामने आती हैं, पर खरगोन की शादी में ऐसा क्या हुआ कि ये छाई हुई है, देखिए जरा। 1, 2, 3, 4, 5 बस गिनते जाइए। खेतों के बीच से गुजरते ट्रैक्टरों के इस काफिले को देखिए। आप हैरान होंगे कि आखिर माजरा क्या है। सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें किसी संगठन की ट्रैक्टर रैली की हैं, पर यहाँ आप थोड़े गलत हैं। दरअसल इन ट्रैक्टर्स में बाराती सवार हैं। अब जरा दूल्हे की सवारी को भी देख लीजिए। ये रहे दूल्हे राजा जो बैलगाड़ी पर सवार होकर अपनी जीवन संगनी को ब्याहने निकले। यह अनोखी बारात खरगोन जिले के बड़वा इलाके के बड़ेल गांव से निकली। 35 ट्रैक्टर्स पर तकरीबन 150 बाराती सवार थे। दूल्हे का नाम धीरज परिहार है, जो बेंगलुरु में नौकरी करते हैं। पिता किसान हैं और इसीलिए धीरज ने किसानों और अपनी संस्कृति के सम्मान में ट्रैक्टर और बैलगाड़ी में बारात निकालने का फैसला किया। जब शिव भगवान मीन्स शंकर भगवान का जब शादी था, वो भी मीन्स इन पे लेके गए थे उनकी बारात, नंदी पे बैठ के। तो मैं जस्ट वही कॉन्सेप्ट लेके अभी भी चल रहा हूँ, मीन्स पुराने रीति रिवाज लेके चल रहा हूँ। कुल मिलाकर धीरज की अनोखी बारात चारों तरफ चर्चा का विषय बन चुकी और सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल है।
तो लाखों करोड़ों खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा अलग सोच करके या थोड़ा सा कई बार पुराना सोच कर भी बहुत अच्छा हो सकता है। ये इस तस्वीर ने दिखा दी। आज की न्यूज़ रिपोर्ट में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी मंच पर, इसी वक्त पर। दिन की बड़ी खबरों को डिकोड करने के लिए अपना और परिवार का तब तक ख्याल रखें और अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए देखते रहें IBS 24। नमस्कार, शुभ रात्रि।